गर शुक्रिया। हो जय जी। सके तो जी। अब कोई शम्मा जलाइए, गर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए, ब्राह्मणवाद की सियासत का अंधेरा मिटाइए। इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम। जय भीम सर। थैंक यू सर। आखिर कौन कर रहा है भारत को बदनाम? भारत के लोगों को किस बात पर नाराज होना चाहिए? कौन कर रहा है भारत को शर्मसार? इस एपिसोड में राहुल गांधी के इंग्लैंड वाले बयान की समीक्षा होगी और इसके साथ साथ दो आईएएस अफसर, एक असली और एक नकली, किरण पटेल पीएमओ का अधिकारी बनकर कश्मीर में घूम रहा था, और सेक्रेटरी, अंडमान निकोबार के सेक्रेटरी, उनकी क्या है लीला और क्यों उसकी वजह से भारत नहीं हो रहा है बदनाम? ये तमाम पहलू हैं जिस पर चर्चा करने जा रहा हूं। और हमारे साथ शमसुल इस्लाम साहब हैं, कई दिनों बाद आज अम्बेडकर नामा पर हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये सब क्या चल रहा है। पार्लियामेंट में गतिरोध है। उधर आज चीफ जस्टिस ने सील्ड कवर जस्टिस को खारिज किया है, बोला है कि ये भी खत्म होना चाहिए और ये ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ। किस बात पे भारत को गर्व होना चाहिए और किस बात पर शर्मसार होना चाहिए, यही है आज का विषय। स्वागत है सर अम्बेडकर नामा में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये अंबेडकर नामे में काफ़ी बीच बीच में गैप आ जा रहा है, डॉट डॉट डॉट। वो मुझे लगता है कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह के बाद वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैं जो रिसर्च के काम में लगा हुआ हूँ उसमें वक्त कम मिलता है, और यहाँ वाईफाई वगैरह भी उसकी दिक्कत होती है। तो जी बहुत शुक्रिया रतन भाई, लेकिन सर। आप बिल्कुल जोड़े रखते हैं। आप मुझे ही नहीं, आप बहुत सारे लोगों को जोड़े रखते हैं। आप उन बहुत सारी चीज़ों पर बात करना चाहते हैं जिसको इस देश के शासक, जो मनुवादी शासक हैं, वो उसको पूरा भुला देना चाहते हैं। और राहुल गांधी पर जो हमला हो रहा है, वो जी उसको वो किस तरह से, उसका क्या मकसद है, उसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी है, उसको हमको समझना पड़ेगा। तो डॉक्टर रतनलाल, मैं ये चाहूँगा कि बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, या मोदी के जितने चाहने वाले हैं संसद के अंदर और संसद के बाहर, वो कम से कम एक बार राहुल का बयान तो पढ़कर सुना दें ना भाई। हम्म राहुल का बयान पढ़कर सुना दें कि राहुल ने वहां क्या कहा। अच्छा, हम्म उसके बिना, जैसे मैं अभी कल परसों भी बात कर रहा था कि किसी ने कह दिया कि कौवा आपकी नाक ले गया, आप कौवे के पीछे भाग लिए, थोड़ा सा नाक को छू कर देख लेते तो पता लग देता कि मामला इससे इससे अलग है। मैं जी वर्बटम वो लफ्ज आपको, उसका अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद आपको पढ़कर सुना रहा हूं जो राहुल ने कहा। जी, गौर से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। हम्म देखो, सबसे पहले ये हमारी समस्या है। मोदी के तहत लोकतांत्रिक संस्थानों को खत्म करने का जो मामला है, ये आंतरिक समस्या है और ये भारत की समस्या है, और समाधान अंदर से आने वाला है, बाहर से नहीं आने वाला है। हम्म हालांकि भारत में लोकतंत्र के बचे रहने का अर्थ है कि भारत में लोकतंत्र का एक वैश्विक सार्वजनिक अच्छाई है। ये हमारी सीमाओं से बाहर अधिक प्रभाव डालता है। यदि भारतीय लोकतंत्र ध्वस्त हो जाता है तो मेरे विचार से दुनिया पर लोकतंत्र को बहुत गंभीर, संभवतः घातक झटका लगता है। तो ये आपके लिए भी जरूरी है, ये सिर्फ हमारे लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। हम अपनी समस्या से निपट लेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि समस्या वैश्विक स्तर पर प्रभावित करने वाली है। और इसमें बताइए क्या झूठ है? क्या झूठ है? वो ये कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, अगर वो खत्म होता है तो सारी दुनिया में जो प्रजातंत्र और मल्टीकल्चरलिज्म वाली सरकारें जो ये कहते हैं कि हम बराबरी, हम समानता, हम न्याय, हम बंधुता में बात करते हैं, तो उससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। और इसको कोई समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। जर्मनी और इटली में पहले विश्व युद्ध के बाद जहां सबसे ज्यादा कम्युनिस्ट मूवमेंट, जन आंदोलन मजबूत थे, वहां की ट्रेड यूनियन बहुत मजबूत थी, वहीं पर फैशिज्म और नाजिज्म आया। और हमने देखा कि किस तरह से जर्मनी और इटली को जो चुना गया वो ऐसे ही नहीं चुना गया था, वो ये था कि कहीं क्रांति ना हो जाए, इसलिए वहां पर जो है
जो बड़े पैसे वाले जो जमींदार थे, जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो मिलिट्री अफसर थे, उन्होंने मिलकर वहां प्रजातंत्र के समर्थन को छोड़कर उन्होंने फैशिज्म, नाजिज्म को मदद की सत्ता में आने का। तो इसको राहुल गांधी काफी चीजें जान रहे हैं, सीख गए हैं, तो वो इसको इस पर बात कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें क्या बदनामी की बात है, लेकिन चलिए मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूं कि ये बयान भी बदनामी वाला बयान है। उन्होंने भारत के बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। जब वो भारत जाएं तो उनको मौन धारण कर लेना चाहिए और उन्होंने कहना चाहिए मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा। जरा सा हम मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या क्या करते रहे हैं, जरा उनके ही पीएमओ की जो साइट है, मैं उससे ही आपको आपको पढ़कर बता रहा हूं। ये जो है, मोदी जी 2014 के अंदर, मई जून के अंदर पावर में आते हैं और मई 2015 में ये 3 देशों के दौरे पर चले जाते हैं और वो अगले 1-2 महीने तक चलता है। वो पहले पहुंचते हैं साउथ कोरिया या शायद कनाडा पहुंचते हैं। खैर वो कहाँ पहले पहुंचते हैं वो सवाल नहीं है। मई 2015 को वो साउथ कोरिया पहुंचते हैं और साउथ कोरिया में वो कहते हैं कि मेरा जो देश था उसमें मेरे पावर में आने से पहले लोग ये कहते थे कि वो एक नरक में पैदा हुए हैं और पिछले जन्म में उन्होंने कुछ बुरे कर्म किए थे, तो उसकी वजह से वो भारत में पैदा हुए। लेकिन जिस दिन से मैं जीता हूं उस दिन से भारत में लोग कुछ अलग सोचने लगे। यानी आप ये देखिए, मोदी साहब के पावर में आने से पहले सिर्फ कांग्रेसी राज तो नहीं रहे, नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी का भी राज रहा है जी। उनके काफी करीबी दोस्त थे, पंजाबी जो प्राइम मिनिस्टर बने थे, उनका राज रहा है ना। बहुत सारी 2 प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जिसको बीजेपी का भी समर्थन था, भारतीय जनसंघ का भी समर्थन था, जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी। तो वो ये कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी को भी गाली बक रहा है ये बंदा। अटल बिहारी वाजपेयी एल.के. अडवाणी को कह रहा है कि उनका जो राज था वो नरक में रहने के बराबर था। और उसके बाद ये जनाब जो है अपना जो भाषण खत्म करते हैं वो ये कहते हैं कि नरक से मैंने निकाल दिया। उसके बाद ये हजरत जो हैं अप्रैल 2015 में ये टोरंटो में जाते हैं कनाडा में और ये कहते हैं कि मेरे सत्ता में आने से पहले भारत जो है वो घपलों का देश था, घोटालों का देश था और अब स्किल इंडिया का देश है। यहां फिर मैं वही सवाल डॉक्टर रतनलाल करूंगा कि उनसे पहले जो थे सिर्फ कांग्रेस के राज नहीं थे, अटल बिहारी वाजपेयी का भी राज था, जनता दल का भी राज था, इंदिरा गांधी जब चुनाव हार गई थी। और यहीं पर बात खत्म नहीं होती, जिनको गंदगी करनी थी वो गंदगी करके चले गए, पर हम सफाई करेंगे, हम सफाई करेंगे। ये वहां का भारत के इतिहास के बारे में, स्वतंत्र भारत का इतिहास में कितने घटिया शब्द उन्होंने बोले। उसके बाद दोहा गए ये जून 2018 में, उन्होंने कहा कि मेरे से पहले जो सरकारें थी वो दीमक थी इस देश के लिए। डॉक्टर रतनलाल क्या थी? दीमक थी। यानी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी दीमक थी, मोरारजी देसाई की सरकार भी दीमक थी, वो सरकारें जो भाजपा के समर्थन से चल रही थी वो भी दीमक थी। और उसके बाद तो हद हो गई जब पिछले साल जब वो बर्लिन गए और बर्लिन में उन्होंने कहा कि पिछले 30 साल से, गौर कीजिए डॉक्टर रतनलाल, पिछले 30 साल से जो हमारे देश में लूट का राज था और पिछले 30 साल में ये 1998 से 2004 तक का अटल बिहारी वाजपेयी का भी राज हो गया, उसमें जो है वो एक बटन दबाकर मुझे वो पावर के अंदर ले आए। अच्छा, ये देखिए कितना महान बंदा है डॉक्टर रतनलाल जी। और बहुत शर्मनाक बात जो मैं आपको बताऊंगा, जो सितंबर 22, 2019 को इन्होंने की हाउस्टन में 50,000 से ज्यादा भारतीयों को जो अमेरिका में जाके बस गए, जिन्होंने भारत माँ को लात मार दी है और उसको छोड़कर चले गए हैं, और इसमें से 90% से ज्यादा ऊंची जाति के लोग हैं, ये उनके बीच में भाषण कर रहा है। 2019 की बात कर रहा हूं मैं, सितंबर 22 तारीख की। और 2020 में डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा चुनाव में आना है। ये एक भाड़े के
कन्वेसर के तौर पर वहां गया हुआ है, भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे नहीं गए हुए हैं हमारे प्रधानमंत्री। और वो क्या कह रहे हैं, अब की बार ट्रम्प सरकार, आप जरा गौर करें, तुम्हारी प्रधानमंत्री की हैसियत है, तुमने किसी पार्टी, किसी विदेश की राजनीति में दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम भी नहीं चाहते हैं कि हमारी देश की राजनीति में कोई दखल करे। पर हम इस बात को जानते हैं कि मोदी जी ने इसको बुलाया था यहाँ, ट्रम्प को बुलाया था, और ट्रम्प को बुलाने के बाद किस तरह से दुनिया का कहा जाता है कि सबसे बड़ा जमावड़ा मोदी जी ने जो जिसके लिए किया था वो ये किया था। और वो आपने उसका नतीजा देखा कि ट्रम्प किस बुरी तरह से हारा था। और ट्रम्प कितने बदनाम आदमी है, यानी औरतों ने उस पर इल्जाम लगाया हुआ है बलात्कार का, टैक्स चोरी का इल्जाम है। उसके बाद उसने अमेरिकी संसद, अमेरिकी कांग्रेस को पूरा खत्म करने की कोशिश की, उन्होंने पूरा हमला किया। और उसके बाद डॉक्टर रतनलाल, जिस बात पर बिल्कुल चर्चा नहीं हो रही, और बदकिस्मती से कांग्रेस भी जो संगठन है वो इतिहास नहीं रखता है अपने पास, इन साहब ने 18 अप्रैल 2018 को लंदन में भारत की बात सबके साथ, ये ड्रामे तो पूरे करते हैं ना, एकदम करते हैं, तो ये भारतीयों के साथ इन्होंने लंदन में किया। और भारत के डॉक्टरों के बारे में जो कुछ कहा, मैं आपसे उम्मीद करूंगा, मैं आपसे दरखास्त करूंगा सुनने वाले साथियों से, अम्बेडकर नामे के, कि वो चले जाएं उस दिन के अखबार को लेकर। 18 अप्रैल 2018 को इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भारत के जो डॉक्टर हैं, भारत के जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, वो सारे के सारे बिके हुए हैं, बड़ी कंपनियों के बिके हुए हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी को बिके हुए हैं। ये थाईलैंड और दुबई जाते हैं अय्याशी करने। उन्होंने अय्याशी शब्द इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन कहा कि इनको घुमाने के लिए वहां कंपनियां ले जाती हैं। और इस तरह से वो सिंगापुर को बदनाम कर रहे हैं, दुबई को बदनाम कर रहे हैं, थाईलैंड को बदनाम कर रहे हैं कि वहां जो है गलत कामों के लिए वो इन डॉक्टरों को वहां आने देता है। उसके बाद डॉक्टर रतनलाल हम भूल गए हैं, और कांग्रेसी भी बदकिस्मती से भूल गए हैं, कि सारे देश के डॉक्टर एक झंडे तले आ गए थे। और उन्होंने कहा था कि तुम माफी मांगो, उन्होंने हड़तालें की थी, डॉक्टर रतनलाल। और ये किन डॉक्टरों के बारे में हमारा प्रधानमंत्री बोल रहा था, ये वो डॉक्टर हैं जिन्होंने कोविड के अंदर 1000 से ज्यादा डॉक्टरों की, मैं नर्सों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पैरामेडिकल स्टाफ की बात नहीं कर रहा हूं, 1000 से ज्यादा डॉक्टरों ने, स्पेशलिस्ट ने कोविड से लड़ते हुए अपनी जान गंवाई थी। और ये कितना झूठ बोलता है हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी, वो कितना झूठ बोलते हैं, क्योंकि अपने आप को हिंदुत्ववादी कहते हैं, तो झूठ बोलना तो उनकी रगों में होगा। क्योंकि जो भी धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म का राष्ट्रवाद की बात करते हैं, चाहे हिंदू है, मुसलमान या ईसाई या सिख, वो सारे के सारे झूठे होते हैं, बुनियाद पैदाइशी झूठे होते हैं वो। तो ये बंदा जो है भारत की एयरफोर्स से फूल बरसवा रहा है, थाल बजवा रहा है हमारे डॉक्टरों के लिए। हमारे हमारे आपको पता है ना कि 18 सेकंड तक थाल बजाइए उनके सम्मान में। और ये बाहर जाकर क्या कह रहा है भारत के डॉक्टरों के बारे में। और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि एक ऑर्थो के इस देश के माने हुए बहुत मशहूर प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर शाह आलम, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, उन्होंने इसको सीधी चुनौती दी थी कि तुमने डॉक्टरों को बदनाम नहीं किया, तुमने पूरे देश को बदनाम किया है। अच्छा डॉक्टर रतनलाल जी, इस सिलसिले में एक और बात और मैं करना चाहता हूं, वो ये है कि इसके सबसे प्यारे कौन कौन बंदे हैं, जरा सुन लीजिए विदेशों में। ये बात हमको जरूर याद रखनी चाहिए। यूएसए की बात हमने कर ली कि किस तरह से ये यार थे, ये लंगोटिया यार थे ट्रम्प के, और ट्रम्प ने क्या क्या किया है वहां पर, और ट्रम्प को कैसे जनता ने हराया, उसकी बात हम कर चुके हैं। उसके बाद इनका एक दूसरा प्यारा है, एक दूसरा लंगोटिया यार है, बोल्सोनारो, ब्राजील का। आप जानते हैं कि उसने पूरे कोविड में क्या, अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा जो लोग मारे गए, वो एक एक्टर था और मोदी का खास दोस्त था, और एक 26 जनवरी के प्रोग्राम के अंदर ये मुख्य अतिथि आया था। इसने ब्राजील का क्या हाल करके रखा हम जानते हैं, और ब्राजील की जनता ने कैसे लात मारी इसकी। उसके बाद इजिप्ट, अभी पिछली 26 जनवरी को कौन आया यहाँ पर मुख्य अतिथि, इजिप्ट का तानाशाह, सीआईए का दलाल, इजराइल का दलाल, इजिप्ट का तानाशाह, उसका नाम है अब्दुल फातेह असीसी। असीसी साहब जो हैं, कितने दिन अभी इजिप्ट में उनकी सरकार टिकेगी, मैं आपको बता दे रहा हूं। आज की खबर यह है कि कल
तेल नहीं है वहां पर खाने का, वहां मुर्गा नहीं है, बकरे की तो बात आप छोड़ दीजिए, वो मीट ईटिंग कंट्री है। परसों जो है, परसों या कल प्रधानमंत्री के दफ्तर से ये आदेश आया है कि आप अगर मुर्गा नहीं है, बकरा तो है ही नहीं, तो आप मुर्गे की टांगे खाइए। मुर्गे की टांगे मुर्गे के गोश्त से भी ज्यादा उसमें प्रोटीन होता है। आप बताइए, दुनिया का ये पहला देश है मीट खाने वाला देश, अफ्रीका ने भी इसको नहीं रखा कि मुर्गे की टांग खाइए। ये बंदा, आप जरा सा इजिप्ट के अखबार या वेस्ट एशिया के अखबारों में चले जाइए, इसकी कितनी थूथू हो रही है। लेकिन ये मोदी जी का बहुत प्यारा है और इसकी सत्ता जाने वाली है, इसको भी आप समझ लीजिए। उसके बाद आप जानते हैं फ्रांस का एम्यूल मैक्रोन इनका खास दोस्त है, इनका खास दोस्त है। और वो किस तरह से उसने वहां की संसद को ताक पे रख के किस तरह से वहां के एक पेंशन का कानून पास किया है, जो यहाँ पे भी इन्होंने किया था, लेकिन उसको अपोजिशन की सरकारों ने खत्म किया है, तो इनको भी सोचना पड़ा। और मैक्रोन इतना करप्ट आदमी है, इतना बेईमान आदमी है कि उसने एक कानून जो कहीं पर पड़ा था, एक बंद बस्ते में पड़ा था, उसको निकाल के कि हमने कोई कानून बनाएंगे जिसमें हमको संसद की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको संसद से पास नहीं कराना है। जो बिल्कुल मोदी और उनके दलाल और चमचे यहां पर कर रहे हैं कि संसद हमको कोई जरूरत नहीं है। लॉ मिनिस्टर रोज जुडिशरी को गाली बक रहा है, लॉ मिनिस्टर क्या क्या शब्द इस्तेमाल कर रहा है, ये मैक्रोन वही शब्द इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद आखिर में वो भी कोई छोटा मोटा तानाशाह नहीं है, इजराइल का नेतन्याहू। नेतन्याहू मोदी जी का खास दोस्त है, मोदी जी को सबसे ज्यादा हथियार सप्लाई करता है, मोदी जी को ये जासूसी के, हिंदू भारत जो है हमारा नेतन्याहू से, इजराइल से सबसे ज्यादा जासूसी के उपकरण खरीदता है। इसके इसके क्या हो रहा है, छोटे छोटे शहरों के अंदर 3-3, 4-4 लाख लोग मुजाहरा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इजराइल का जो सबसे एलीट स्क्वाड्रन है एयरफोर्स का, उसने कह दिया कि हम जब तक नेतन्याहू सत्ता में है, डॉक्टर रतनलाल आपने ये खबर जरूर पढ़ी होगी, उसने कहा हम ना किसी ट्रेनिंग में जाएंगे, ना हम कोई जहाज उड़ाएंगे। प्रेसिडेंट ये कह रहा है, वहां का प्रेसिडेंट ये कह रहा है कि तुमने सारे सारे इजराइल का सत्यानाश कर दिया है। औरतें बाहर हैं, मजदूर बाहर हैं, और ये वो लोग हैं जो फिलिस्तीन के दबाने को समर्थन करते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू जो है पूरा इजराइल का सत्यानाश कर देगा। और ये बात तो विदेशों की बात हो गई डॉक्टर रतनलाल। अब हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है, मोदी जी को राहुल गांधी के एक बयान पर उनको लग रहा है कि सारा देश शर्मसार हो गया, शर्मिंदा हो गया। लेकिन आरएसएस बीजेपी के दिल्ली में जो सत्ता में बैठे हुए हैं या उत्तराखंड में जो सत्ता में बैठे हुए हैं, उनमें एक बच्ची अंकिता अंकिता के साथ जो कुछ हुआ, 18 सितंबर को वो गायब हुई पिछले साल, 23 सितंबर को उसकी लाश मिलती है, उसकी लाश मिलती है एक नदी में वहां। और उसकी लाश के बाद ये खुलासा होता है कि ये बच्ची के साथ जो आरएसएस बीजेपी वालों ने एक अय्याज गाह एक होटल के नाम पर खोली हुई है, उसमें इस बच्ची को कहा जा रहा था कि एक बीजेपी का वीआईपी आएगा और वो वीआईपी आएगा तो उसको खास मसाज देना है। इस बच्ची ने व्हाट्सएप किया अपने एक दोस्त को और उसके बाद ये गायब हो गई, उसकी हत्या की गई या क्या किया गया, उसकी लाश एक हफ्ते के बाद मिलती है। और सारा सबूत मिटाने के लिए ये आरएसएस की जो वहां सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है, वो तुरंत जाके क्या करती है कि वहां सबूत जमा नहीं करती है, बल्कि वो पूरी जो अय्याश गाह है उसमें बुलडोजर चला देती है, उन कमरों का सारा सबूत मिटा देती है जहां बच्ची रहती थी, वहां जो कुछ उसके साथ हुआ होगा वो हो जाता। इस पर इनको शर्म नहीं आती डॉक्टर रतनलाल। उसके बाद हाथरस का अभी पिछले हफ्ते फैसला आया है। हाथरस में उस बच्ची के साथ आपने क्या किया था, उस बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था, उसका 11 दिन के बाद आपने सैंपल लिया था, जब सारे अखबारों में बात फैल गई। 11 दिन के बाद, यानी 11 दिन के बाद जो सैंपल लिया वो तो सैंपल का कोई मतलब होता ही नहीं, उससे उससे सामूहिक बलात्कार साबित हो ही नहीं सकता था 11 दिन के बाद का। और उसके बाद जो कोर्ट है, एक हाथरस की जो कोर्ट है, जो सीबीआई की स्पेशल कोर्ट थी, उसने सबको छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया कत्ल के इल्जाम से और बलात्कार के इल्जाम से।
एक बंदे को सजा दी है, संदीप को, गैर इरादतन कत्ल के लिए। समझ गए आप? यानी आप ये समझ लें कि सामूहिक बलात्कार जो सीबीआई का केस था, उसको तो उन्होंने रद्द ही कर दिया है, 4 को छोड़ दिया। रवि, लवकुश, रामू एक्विटेड। उन पर उन पर ये गैर इरादतन हत्या का भी नहीं है जी। और जो संदीप है, संदीप पर भी बलात्कार के लिए उसको सजा नहीं हुई है, उसको कत्ल के लिए सजा नहीं हुई है। इनको इस पर शर्म नहीं आती है, मोदी जी को शर्म नहीं आती है। उसके बाद आनंद मठ निकोबार, डॉक्टर रतनलाल, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेसी अपनी मौत आप मर रहे हैं, क्योंकि ये उनके कुकर्मों के, उनके उनके जुल्मों की कथाएं जने करते। कोई नहीं जानता इस देश में कि आनंद मठ निकोबार, जो एक यूनियन टेरिटरी है, जिसको अमित शाह की मंत्रालय चलाता है, जिसका लेफ्टिनेंट गवर्नर एक 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 साहब हैं, आजकल डीके जोशी साहब, एडमिरल, और राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं, और वो 8 अक्टूबर 2017 से हैं वहां पर। एक मुख्य मुख्य सेक्रेटरी आया, चीफ सेक्रेटरी, और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के बाद वही आता है। उनका नाम जितेंद्र नारायण था। जितेंद्र नारायण पर एक बच्ची ने वहां की अक्टूबर 2022 में ये कहा कि ये मेरे साथ, इन्होंने अगस्त और सितंबर के अंदर मेरे साथ बलात्कार किया, और मेरे साथ ही नहीं किया, सैकड़ों दूसरी लड़कियों के साथ किया है। और जब उसने कहा कि मैं आत्मदाह करूंगी, तो उस पर एक इंक्वायरी शुरू हुई, और अक्टूबर 22 के अंदर इंक्वायरी शुरू हुई, तो पता लगा कि वहां का एक बंदा जो जो लेबर कमिश्नर था, उसका नाम बहुत मजेदार है, एल.आर. ऋषि। यानी हमारे बहुत सारे ऋषि जेलों में हैं बलात्कार के लिए, तो ये भी ऋषि था। इन्होंने मिलकर बाकायदा एक एक अय्याश गाह, जो मुख्य मुख्य कमिश्नर का, जो चीफ कमिश्नर का जो घर था, वो अय्याश गाह बनी हुई थी। टिकट देकर लड़कियां लाई जाती थी, उनको, उनके साथ कितने लोग रहते थे उनका कुछ अभी हिसाब किताब नहीं है, कुछ नहीं पता है। और अमित शाह पर कोई सवाल नहीं उठा, वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर से किसी ने इस्तीफा नहीं माना, क्योंकि ये 3 4 5 महीने चल रहा था मेरे प्यारे दोस्तों। और एक औरत नहीं, 2 औरत नहीं, 3 औरत नहीं, सैकड़ों बच्चियों के साथ कहा जाता है कि बलात्कार किया गया। और एक ये जो साहब हैं, ये बहुत बड़े जमींदार परिवार से आते हैं, बहुत ऊंचे कुल से आते हैं, बिहार के बहुत ऊंचे जमींदार से आते हैं। लेकिन आपने क्या किया है कि उसको भी एक कोर्ट ने कहा कि इसको बेल दे दो, कहीं पर कलकत्ता या किसी की कोर्ट ने, और उनको कहा कि इन पर कोई मुकदमा साबित नहीं होता है। लेकिन इतनी भद पिट चुकी थी सारी दुनिया के अंदर कि उनको अभी अभी गिरफ्तार करके रखा हुआ है। पर किसी ने अमित शाह से नहीं पूछा कि तुमको शर्म आ रही है नहीं आ रही है, वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर से नहीं पूछा किसी ने तुमको शर्म आ रही है नहीं आ रही, प्रधानमंत्री मोदी जी से नहीं पूछा, जो रोज जाकर वहां पर जाते हैं और नए नए कपड़े पहनते हैं। और वो निकोबार और अंडमान निकोबार जो है, वो तो इनके भी एक हीरो, एक जो फेक हीरो है, उसका भी बहुत कुर्बानी का जगह है, ये कहते हैं। वहां सैकड़ों शहीद हो गए, वहां पर ये बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ है। वहां वहां के बारे में एक मशहूर बात यह है, क्योंकि मैं वहां जाता था हर साल, वहां वहां के शहीदों को याद करने के लिए। अंडमान निकोबार के अंदर क्या क्या नहीं कर सकते, जरा उसके सब जगह बोर्ड लगे हुए हैं। आप प्लास्टिक बैग इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर प्लास्टिक बैग इस्तेमाल करेंगे तो आप 10,000 रुपए आप पर जुर्माना होगा, या 6 महीने की सजा मिलेगी। आप रात को बीचेस पर नहीं रुक सकते हैं, आप बीचेस पर आप आग नहीं जला सकते हैं, आप जो है रात को शराब पीकर स्विमिंग नहीं कर सकते हैं। ये सब जगह आपको ना पुलिस वाले जो बोर्ड लगे होते हैं वो लगे हुए। लेकिन वहां पर आप सैकड़ों लड़कियों के साथ बलात्कार कर सकते हैं, इसकी छूट है वहां पर आपको। चीफ सेक्रेटरी का घर जो है अय्याशी का अड्डा बन सकता है, ये छूट है आपको। ये भी वहां लिख कर रखवा देना चाहिए अमित शाह साहब की होम मिनिस्ट्री ने। तो आप ये देखिए कि क्या क्या तमाम चीजें हो रही हैं। और उसके बाद सब जानते हैं, लेकिन वो मामला दब गया है, और वो है एक हमारे साहब हैं किरण भाई पटेल, डॉक्टर रतन लाल जी। किरण भाई पटेल मोदी जी के अफसर हैं, मोदी जी के दफ्तर में काम करते हैं। वो 3 बार वो 3 बार गुजरात का दौरा कर चुके हैं,
गुजरात का दौरा कर चुके हैं, वो सारी सेना के अफसरों के साथ उन्होंने मीटिंग की है, सेक्रेटरीज के साथ मीटिंग की है, वो भारत और चीन के बॉर्डर पर गए हैं कश्मीर के अंदर, समझ गए आप। और ये इस बंदे पर जो है 2017 से गुजरात में केसेस चल रहे हैं 420 के। आप जरा सोचिए इस देश को कहां पहुंचा दिया है मोदी ने, मोदी और अमित शाह की गैंग ने। यानी जहां पर परिंदा पर नहीं मार सकता, जहां सैकड़ों नौजवान गायब हैं, जहां पर आप जो है आप जर्नलिस्ट को आप जान से मार देते हैं, आप 2-2 3-3 महीना नौजवानों को गिरफ्तार कर रहे हो, उनकी लाश आपको हवाला कर देते हैं, वहां आप बेकसूरों को मार देते हैं। वहां का एक सेना का बड़ा अफसर अय्याशी करते हुए पकड़ा गया एक कश्मीरी लड़कियों के साथ, वो उसको आप गोगोई उसको आप वहां करते हैं। ये बंदा बताइए क्या होता है। और उसके बाद आप ये देखिए, इसको ये इसकी जब गिरफ्तारी हो जाती है तो उसके बाद एनआईए नहीं आती है, कश्मीरी पुलिस ही आकर उसको करके और वो जुडिशियल कस्टडी में चला जाता है। आप देखिए किरण ये किरण किरण पटेल। ये जरूर दोस्त है, इसके पास सबूत है मोदी का दोस्त होने के। उस मामले को, ये तो फौरन एनआईए का मामला था ना, ये तो रॉ का मामला था। ये कौन है, किसके जरिए आया है, लेकिन पक्की बात है, ये पक्की बात है कि ये आरएसएस और बीजेपी के करीब का आदमी है। इसको जिस तरह से दबाने की कोशिश की गई, उससे पहले एक पुलिस के अफसर सिंह साहब थे, आप देवेंद्र सिंह आप जानते हैं, उसके मामले को भी कैसे कैसे दबाने की कोशिश की गई। इस पर इनको शर्म नहीं आती है। और डॉक्टर रतनलाल, आखिरी मामला मैं ले रहा हूं, और ये क्यों क्यों ये सब हो रहा है उस पर भी आऊंगा आखिर में। आखिरी मामला ये है, वो भी पता नहीं हमारे देश के लोग क्यों नहीं जानना चाहते हैं, और अंबेडकर नामे के साथ भी कोई नहीं जानना चाहते हैं। बीजेपी का एक उप मुख्यमंत्री है, पंडित जी हैं वो, और वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। उनकी पत्नी है अमृता अमृता फडणवीस। उनको एक 2015-16 से एक महिला से दोस्ती चल रही है, उनका नाम है अनिष्का। वो उन्होंने बताया कि मैं उसको जानती हूं कि वो एक डिजाइनर है औरतों के कपड़ों का, वो ज्वेलरी डिजाइनर है। 2015-16 के अंदर से मेरी दोस्ती शुरू हुई, बीच में थोड़ी रुक गई थी, फिर नवंबर 2021 से शुरू हो गई। ये उन्होंने अपनी एफआईआर में लिखवाया है, अपनी एफआईआर के अंदर। मैं उसका ज्वेलरी पहनती थी, प्रोग्राम्स में जाती थी, वो मेरे घर भी रहती थी। लेकिन अचानक मार्च के शुरू के अंदर उनको लगा कि उनको ब्लैकमेल कर रही है और उनको 1 करोड़ रुपया देना शुरू कर रही है, तो उन्होंने उसकी एफआईआर कराई है। एफआईआर अमृता के खिलाफ होनी चाहिए कि 2015-2016 से एनआईए ने उनको कस्टडी लेकर उनको पूछना चाहिए 2015-16 और फिर नवंबर 2021 से क्या ताल्लुक है। उसके खिलाफ तो एफआईआर हुई है, उन्होंने करा दी। लेकिन ये क्या चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि आज ये बता रही हैं अमृता जी कि ये जो उनका बाप है जय सिंघानिया सट्टेबाज है। और अब पुलिस ये कह रही है कि अनिल जो है 4-5 साल से मिसिंग था, उनका बाप, अनिष्का का बाप, वो सट्टेबाज है, और उस पर 14 केसेस हैं गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर। आप बताइए, जिसके बाप पर सट्टेबाज है, जिसके बाप पर 14-15 केस हैं, उसकी बेटी इसके घर में रह रही है, उप मुख्यमंत्री के पत्नी के घर के अंदर। जाहिर है वो उप मुख्यमंत्री का घर भी होगा, ये पति पत्नी में कोई तलाक तो ही नहीं है, तो अलग तो रहते नहीं है। इस पर शर्म नहीं आती है। कोई एनआईए संज्ञान नहीं लेता है, कोई कोर्ट संज्ञान नहीं लेता है। आप जरा सा, मैं दोस्तों से पूछना चाहता हूं, डॉक्टर रतनलाल आपसे पूछना चाहता हूं कि सबसे पहले पुलिस ने क्या करना चाहिए था, इसको एनआईए को बुला लेना चाहिए था। एनआईए को बुलाकर कहना चाहिए था कि आप अमृता को पहले कस्टडी में लो और उससे पूछताछ करो। ये बुनियादी तौर पर होना चाहिए था या नहीं? डेफिनेटली। दिल्ली के अंदर जो हिंसा के लिए जो बच्चों को गिरफ्तार किया है, किस पर गिरफ्तार किया गया है? किसी ने कह दिया कि वो उसमें शामिल थे। आपने उनको गिरफ्तार करके उनको एनआईए, और आप क्या क्या कर रहे हैं, उन पर टेरर लॉज लगाए। सबसे पहले
इस देश ने डिमांड करनी चाहिए कि आप अमृता पर करें कि 15-16 के साथ उसका लगातार क्या क्या संबंध था, क्या क्या नहीं था, और 1 करोड़ रुपए देने की बात कैसे आ गई। और डॉक्टर रतनलाल, इस बात को मत भूलिए, ये सब क्यों हो रहा है। इनके जो सारे प्यारे दोस्त हैं, एक इंडियन एक्सप्रेस में हर संडे एक लेख लिखती हैं जो अपने आप को मोदी भक्त कहती हैं। क्या नाम है उनका? आपके कॉलेज से संबंधित थे? नहीं नहीं, वो तो बहुत महान, वो तो आजकल चुप बैठी हैं, जिन्होंने मोदी नामा लिखा था। जी जी, उनकी बात नहीं हो रही है। तवलीन सिंह। अच्छा। हाँ, ठीक। तवलीन तवलीन सिंह, जो कल लिखा है उन्होंने लेख, उसमें लिखा है कि मोदी जी को राहुल गांधी ने घेर लिया है। अंबानी को बचाने के चक्कर में वो जिस गेम में फंस गए हैं, वो जिस अडानी को गेम में फंस अडानी गए को हैं। जी। अडानी को अडानी को अडानी को बचाने के। बचाने, अडानी अंबानी, अब अंबानी तो कुछ बेचता नहीं, अडानी को बचाने के लिए गेम में फंस गए। और दूसरी बात यह है, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबंधित एक बड़े जर्नलिस्ट हैं आजकल, न्यू इंडियन एक्सप्रेस में लिखते हैं, उन्होंने भी लिखा है, उन्होंने भी लिखा है कि मोदी जो है, मोदी अब वो जो अपने आप को कि मैं रहूंगा तो मुमकिन है, वो दौर गुजर गया है, वो दौर चला गया है, और मोदी की वापसी शुरू हो गई है। यानी आप ये समझ लीजिए कि अडानी किस संकट के अंदर है। कल उन्होंने जो गुजरात के अंदर मुंद्रा पोर्ट बना रहे थे, मुंद्रा पोर्ट बना रही थी, दुनिया की सबसे बड़ी पोर्ट बन रही थी, 54,000 करोड़ रुपए का जो उनका निवेश हो रहा था, उन्होंने रोक दिया है। समझ रहे चलिए, हैं? बहुत ही। अडानी भी जो है अब मोदी के मोदी के सहारे अब नहीं करना चाह रहा है। अडानी नहीं करना चाह रहा है। अडानी को भी पता लग गया है कि ये मेरा जो मैंने पाला था अपना गुर्गा, ये गुर्गा किसी काम का साबित नहीं हो रहा है। और मोदी साहब की भी समझ में आ गया है कि ये ले डूबेगा। इसीलिए आप ये देखेंगे कि मोदी मोदी जो है कर्नाटक में सिर्फ हिंदुत्ववाद हिंदुत्ववाद की बात कर रहे हैं, सिर्फ हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, वो दूसरी बात नहीं कर रहे हैं, वो रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं। जी असम का जी। चीफ मिनिस्टर जा रहा है, वहां जाके कह रहा है कि अगर हम हिंदू संगठित नहीं होंगे, हिंदू हम्म। संगठित नहीं होंगे मुसलमानों की तरह, तो सनातन धर्म नहीं बचेगा। और सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म है मनुस्मृति को लागू करना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छा, एक और आखिर में बहुत मजे की बात है, वो ये है, आरएसएस की जो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की मीटिंग हुई है, उसमें उन्होंने बहुत प्यार दिखाया है कि हमको ओबीसी पर, उन पर बहुत प्यार आ रहा है ना। तो मैं सोचता हूं कि जो बहुजन समाज के संगठन है, उन्होंने कहना चाहिए कि हम तुम्हारा प्यार मान लेंगे। हेडगेवार की 100 साल, जन्म के 100 साल होने पर जो राजस्थान की हाई कोर्ट के सामने मूर्ति लगाई गई थी मनु की, ओबीसी पर ओबीसी पर जस्टिस करने के लिए, उस मूर्ति को हटाने का आरएसएस तय कराए, आरएसएस को तय कराए, तो हम समझ लेंगे कि वो वाकई में ओबीसी से प्यार करती है। और वो ये कहे कि मनुस्मृति को हम भारत का संविधान करने का जो हमारे सारे प्रस्ताव हैं आरएसएस के, आजादी के बाद हम उस सबको वापिस लेते हैं, हम उस सबको वापिस लेते हैं। तो ये एक पहला कदम आप बढ़ाइए, तो हम भी समझेंगे कि आपको सुधर रहे हैं। लेकिन आप सबको टोपी पहना सकते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि इस देश के लोग भूलेंगे नहीं। और मेरे प्यारे दोस्त, हमारा आज महान सत्याग्रह की का जश्न का दिन है आज। जी जी मैं जी मैं आप सबको बधाई देता हूं। वो लड़ाई जी। अभी भी जारी है महाद की। वो महाद की लड़ाई पानी की लड़ाई नहीं थी, वो इंसानियत को बचाने की लड़ाई थी, वो बराबरी को हासिल करने की लड़ाई थी। वो हजारों हजारों साल में ब्राह्मणवाद ने जो इस देश के लोगों के साथ किया था, विदेशियों के साथ नहीं, इस देश को, जिनको वो हिंदू कहते थे, उनके साथ जो किया था, हिंदू औरतों के साथ जो किया था, उस सबसे बदला लेने की लड़ाई थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। शुक्रिया सर। बहुत और दोस्तों, ये था विशेष, किस बात पर गर्व करें, किस बात पर शर्म करें। पूरा वीडियो देखिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा।
जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। गर शुक्रिया। हो जय सके तो जी। अब कोई शम्मा जलाइए, गर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए, ब्राह्मणवाद की सियासत का अंधेरा मिटाइए। इनकलाब जिंदाबाद। जय भीम। जय भीम सर। थैंक यू सर।